आज बात करते हैं कि भारत जैसा देश जिसमें इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां और भाषाएं हैं, वो एक राष्ट्र कैसे बना। ये कहानी है एक एहसास की, एक हम की भावना की, जिसने करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ा और एक आजाद देश की नींव रखी। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी भी देश को एक राष्ट्र बनाती है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है, या नक्शे पर बनी कुछ लकीरें, या फिर कुछ और? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। दरअसल इस सवाल का जवाब छिपा है सामूहिक अपनेपन की भावना में। ये एक बहुत गहरा एहसास है। ये वो फीलिंग है कि हम सब एक हैं, और ये भावना पैदा होती है एक जैसे संघर्षों, एक जैसे अनुभवों और एक जैसी मान्यताओं से। सच कहें तो यही वो गोंद है जो किसी भी राष्ट्र को आपस में जोड़ कर रखता है। तो चलिए अब इस बड़ी सी पहेली को सुलझाते हैं। भारत, जो हमेशा से ही इतनी विविधताओं से भरा रहा है, वहां के लोगों ने खुद को एक कॉमन पहचान, एक हम की भावना में कैसे ढूंढा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो भारत से हजारों मील दूर हो रही थी। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध। यही वो चिंगारी थी जिसने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की आग को भड़का दिया। अब देखिए, लड़ाई भले ही यूरोप में लड़ी जा रही थी, लेकिन उसकी असली कीमत चुका रहा था भारत। इस युद्ध ने यहाँ के आर्थिक और राजनीतिक हालात पूरी तरह से बदल दिए, और आम लोगों की मुश्किलें वो तो जैसे आसमान छूने लगीं। तो ये मुश्किलें थी कैसी? असल में हुआ ये कि अंग्रेजी सरकार ने अपना डिफेंस का खर्चा पूरा करने के लिए लोगों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए। इनकम टैक्स की शुरुआत हो गई और गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। अब इन सब का नतीजा क्या होना था? पूरे देश में गुस्से और बेचैनी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई, और इसी गुस्से से, इसी असंतोष से विरोध की एक आग भड़की। इस आग ने दो बहुत बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। एक था खिलाफत आंदोलन और दूसरा असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन सिर्फ कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं थे, ये वो जरिया बने जिसने अलग अलग धर्म और समाज के लोगों को एक कॉमन मकसद के लिए एक साथ ला खड़ा किया। लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि उनकी तकलीफें एक हैं और उनका दुश्मन भी एक ही है। हालांकि इन दोनों आंदोलनों की जड़ें अलग अलग थीं, पर इनकी मंजिल एक ही तरफ जा रही थी। देखिए, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था तुर्की के खलीफा के सम्मान को बचाने के लिए, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। इसने भारतीय मुसलमानों को एकजुट किया। वहीं दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन का सीधा मकसद था अंग्रेजों की ज्यादतियों का विरोध करना और स्वराज यानी अपना राज हासिल करना। और ये कोई यूं ही किया गया विरोध नहीं था। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। सरकार की दी हुई उपाधियां लौटाना, सरकारी नौकरियों स्कूलों का बॉयकॉट करना, विदेशी सामान जलाना और आखिर में टैक्स देने से ही मना कर देना। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी थी, क्योंकि इसने हर आम इंसान को बिना किसी भेदभाव के आजादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया था। और उनके हथियार बंदूकें नहीं, बल्कि उनके सिद्धांत थे। इस पूरी महायोजना, इस मास्टर प्लान के पीछे एक ही दिमाग था, महात्मा गांधी का। लेकिन ये सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन था, एक फिलॉसफी थी जिसने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। गांधी जी का पूरा दर्शन कह सकते हैं कि इसी एक विचार में समाया हुआ है, सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं थी, बल्कि ये सच को खोजने और उस पर मजबूती से टिके रहने की एक आध्यात्मिक यात्रा थी। और इसी दर्शन से निकला सत्याग्रह का विचार, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसकी ताकत किसी शारीरिक बल में नहीं, बल्कि सच्चाई और नैतिक साहस में थी। और सत्याग्रह की नींव थी अहिंसा। ये सिर्फ मारपीट या हिंसा न करना नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक सर्वोच्च कर्तव्य था। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली प्रतिबद्धता थी। और इस पूरे दर्शन को जमीन पर उतारने का तरीका वो था सविनय अवज्ञा। इसका मतलब है गलत और अन्याय से भरे कानूनों को विनम्रता के साथ, लेकिन खुले तौर पर तोड़ना। ये ब्रिटिश सत्ता को नैतिक रूप से चुनौती देने का एक जबरदस्त तरीका था।
तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इन सभी आंदोलनों और विचारों ने मिलकर एक साझा राष्ट्रीय चेतना को कैसे गढ़ा। देखिए, जब लोग एक साथ मिलकर दुख सहते हैं, एक साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, तो उनके बीच एक अटूट रिश्ता बन जाता है। एक जैसे अनुभव, नए राष्ट्रीय प्रतीक और एक ऐसा नेतृत्व जिस पर सब भरोसा करें। इन सब चीजों ने मिलकर भारत के अलग अलग लोगों को एक राष्ट्र होने का एहसास कराया। तो ये एकता के पहलू थे क्या? सबसे पहले तो साझा मुश्किलों ने लोगों को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर तिरंगे जैसे नए राष्ट्रीय प्रतीकों ने एकता की भावना को जगाया। और हाँ, गांधी जैसे नेताओं ने इस पूरे आंदोलन को एक सही दिशा दी, एक विजन दिया। आखिर में राजनीतिक आजादी तो मिली ही, लेकिन इन आंदोलनों का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी नतीजा था सामूहिक अपनेपन की इस भावना का जन्म। यही वो फीलिंग थी जिसने करोड़ों लोगों को पहली बार भारतीय होने के एक मजबूत धागे में पिरो दिया था। और जाते जाते एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, इतिहास से लेकर आज के दौर तक ये जो सामूहिक पहचान बनाने और उसे चुनौती देने के तरीके हैं, ये कैसे बदले हैं और आज पूरी दुनिया में ये प्रक्रिया कैसे चल रही है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ दिखना काफी नहीं, आपकी पहचान सुनाई भी देनी चाहिए। हर सर्विस की एक कहानी होती है, हर ब्रांड की एक आवाज होती है। रविकांत आपके ब्रांड को देगा म्यूजिकल पहचान। अपने ब्रांड को आवाज दो, हर दिल तक एहसास दो। हर ब्रांड बनता है विजन से, हर पहचान बनती है इमोशन से। अब मार्केटिंग नहीं, ब्रांड एक्सपीरियंस बनाइए। रविकांत के साथ आपकी सर्विस सिर्फ दिखेगी नहीं, महसूस भी होगी। नाम आपका, आवाज हमारी, पहचान बनेगी सबसे अलग आपकी। आज हम सिर्फ सर्विस नहीं देते, हम ब्रांड की पहचान बनाते हैं। वो विजन को आवाज मिलती है जब ब्रांड म्यूजिक से जुड़ता है। रविकांत के साथ हर कैंपेन मार्केट में अलग दिखता है। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है, जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जानें और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम ये प्रोफेशनल तरीके से ये आसान भाषा में समझाया जाता है। दिखो, इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है।